आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कामयाबी से चोरी कर लिया गया है और जहाँ पे वोट बिल्कुल नहीं पड़े उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा वोट निकल आए। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे दोस्त हैं राजा बशारत, उन्होंने हल्फन ये कहा कि उनके पूरे यूनियन काउंसिल में लोगों ने हलफ लिया था और वो हलफ ये था कि कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। यानी वो ये कहते हैं कुत्ता भी पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं गया, इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई भी वोट डालने के लिए वहाँ नहीं गया। लेकिन फिर वहाँ से बहुत सारे वोट निकल आए, 90% तक के वोट निकल आए। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जी 90% वोट निकलना बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इन हालात में जिनसे इस वक्त आज़ाद कश्मीर गुजर रहा है, 100 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। अल जज़ीरा ने अभी रिपोर्ट किया कि 80 से ज़ायद शहादतें हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है आज़ाद कश्मीर का, वो ऑब्जर्वेटरी बॉडी जो है वो ये लिखती है कि 84 शहादतें उन्होंने पहले लिखी, उसके बाद अब तक की इतला के मुताबिक 4 से 5 लोग मुजफ्फराबाद में मज़ीद शहीद हो गए, ज़ख्मी भी बहुत बड़ी तादाद में। तो अगर आप जमा माइनस करें तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वाला माहौल नहीं है। तमाम सहाफ़ी जो मौके से रिपोर्ट करें वो ऐसे ही है। एजेंसियाँ बड़ी तादाद में पहुँचा दी गई थी, सादा कपड़ों में लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनके पास हथियार भी थे। जो मीडिया वाले कवरेज करते थे वो पास आके कान लगा के सुनते थे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसी कवरेज करने की कोशिश करे या सोशल मीडिया के लिए भी वीडियो बनाए तो उसको तो पकड़ के फ़ौरन जेल में डालो और प्रिजन वैन में डाल के उसको वहाँ से गायब करो। सुबह के वक्त जब वोटर्स नहीं मिल रहे थे तो बाकायदा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ मकामी लोगों ने मुझे भिजवाई कि एजेंसी वाले जो लोग सादा कपड़ों में आए थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस हल्के के साथ जहाँ पे उन्हें खड़ा कर दिया, और उनकी वीडियो बना के दे दी मीडिया को, जनाब ये वीडियो आप चलाएं। तो वो लोग वहाँ के हैं ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ में जो लोग दिखाए गए वो उन हल्कों के हैं ही नहीं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों को इकट्ठा करके जो 8 पोलिंग स्टेशंस हैं शहर वाले, वहाँ पे उन्हें पहुँचाया गया। जब उन लोगों से पूछा गया आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, तो उनमें से कोई भी उस पोलिंग स्टेशन का वोटर या सपोर्टर नहीं था। लेकिन वहाँ पर गहमा गहमी दिखानी थी क्योंकि DSNGs पहुँच गई थी चैनल्स की कवरेज करने के लिए, ARY एक्सप्रेस, जियो, ये सारे वहाँ पे आ गए थे। और क्योंकि इन्होंने कवरेज करनी थी तो फौरी तौर पे फुटेज भेजनी थी, तो एजेंसियों ने पहले अपने बंदे खड़े कर दिए, फिर आसपास के इधर उधर के हलकों से, इलाकों से पॉलिटिकल पार्टीज को हुक्म दिया गया कि अपने कारकुन यहाँ पहुँचाएँ, चाहे वो इस हलके के हैं या नहीं है। बिल्कुल इररेलेवेंट रही आवाम, तो 10% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन हज़ारों वोट निकल आए जाली फार्म 47 पे नवाज शरीफ की पार्टी के। तो अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने के बाद नून लीग को सादा अक्सरियत, अब तक ऐसा लगता है कि दिलवा दी गई है, उन्हें सादा अक्सरियत मिल गई है। एक खबर यह चलती है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई चल रही है और इनके अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है। दूसरी खबर यह चलती है कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन गई आज़ाद कश्मीर में, और वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ। तो इनमें से एक ही चीज़ ठीक हो सकती है ना। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता देता हूं जो मेरी समझ है इस सारे मामले में। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ जरूर हो सकता है किसी बात के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ और जरदारी ये कभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान से इन्हें अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अगर इमरान खान साहब को फौज रुकावट ना बने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां अदालत के ऊपर से दबाव खत्म कर दें और इमरान खान साहब के मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाए, तो ये एक हफ्ता भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो फौरी तौर पे बेल करवा के बाहर आएगा और इनका जीना हराम कर देगा, और ये 1 महीना भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी अवामी कुव्वत उसके साथ है। तो अगर इमरान खान को जेल में रखना है और निशान इबरत बनाना है या उससे जान छुड़ानी है, तो उसके लिए आसिम मुनीर की ज़रूरत है, नवाज शरीफ को और जरदारी को। और सियासत के सीने में दिल बिल्कुल नहीं होता, ये आप खातिर जमा रखिए। नवाज शरीफ को अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आज़म बनाने के लिए, अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आला बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो किसी और को इक़्तिदार में आने देगा? और आसिफ अली जरदारी की वाहिद ख्वाहिश यही है कि उसका बेटा किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए उसकी ज़िंदगी में, और उसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है और सिंध का पानी तक बेच देने के लिए तैयार है, जो उसने किया भी और कहा भी। तो ये आसिम मुनीर से नहीं लड़ेंगे क्योंकि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इन्हें आसिम मुनीर की मदद चाहिए।
और ये भी मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर को भी सस्टेन करने के लिए, मौजूद रहने के लिए और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसको भी ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सपोर्ट की या नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। उनके बगैर वो भी कुछ नहीं है। यानी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हट जाए तो वो तो सिर्फ एक डिक्टेटर रह जाएगा ना, और डिक्टेटर जो है वो उसको उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाती है, वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता दुनिया में। हाँ, अमेरिका उसकी गेम उठाएगा, थोड़ी सी और उठाएगा जब तक अमेरिका का काम है, लेकिन फौज के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी और मामलात मुश्किल हो जाएंगे। तो ये नवाज जरदारी और आसिम मुनीर ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। आसिम मुनीर के बगैर ये एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। मुझे ना नून लीग के एक बड़े सीनियर आदमी ने एक बात कही थी, ये बात कही थी 2025 में, मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता था। तो वो बंदा काफ़ी बेहतर आदमी है और सीनियर रहनुमाओं में से एक है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, इमरान साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पीटीआई के लोगों में, इमरान खान में और फौज के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगी रहे जिसकी कभी भी कोई नतीजे पे ना पहुंचे वो, यानी फौज को पीछे हटने का भी मौका ना मिले और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस लड़ाई को लड़ते रहें। तो उन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी इसमें है कि ये लड़ाई लगी रहे। देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, और आजकल ये सारा बेड़ा इमरान खान साहब ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। फजलुर रहमान भी आजकल इसके बारे में बात करें, जो भी बात करेगा बात मकबूल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली भी दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली देने के अलावा बहुत ही गलीज जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आजकल नून लीग वाले जो हैं वो फौज को गंदी मां बहन की गालियां नहीं दे रहे या कोई इस किस्म का वो नहीं कर रहे, वो दूसरी तरफ दे रहे हैं। और कुछ जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी है। तो ये बड़े खुश होते हैं। पीएमएलएन ने मुझे कहा जी कुछ लोग हमारा एसेट हैं, और वो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात कर सके कि जनाब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो आप आ जाएं और आप जनाब कोई रास्ता निकालें। तो रास्ता इमरान खान ने पॉलिटिकल निकालना है कि तुम लोग बैरकों में वापस जाओ, हम मुल्क को चला लेंगे, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाने दो। लेकिन आसिम मुनीर को एक बहाना चाहिए होता है हर दफा कि जनाब इनसे क्या बात करें, ये तो मां बहन की गालियां देते हैं। तो वो जो मां बहन की गालियां है ना, वो उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। आसिम मुनीर को भी, नून लीग को भी, और उनका जितना भी ग्रुप है उन्हें बहुत सपोर्ट करती हैं। वो बड़े खुश हैं। बल्कि उसने मुझे 2-4 लोगों के नाम लेकर बताया। उसने कहा जी कभी भी ये फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं होने देंगे। अच्छा, बात करने में मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है। किसी को अगर आपने हटाना है गलत काम से तो आप उससे बात करके ही हटाएंगे ना, बंदूक से तो आप हटा नहीं सकते। यानी आप उसको यही कहेंगे ना, भाई हटो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है करने वाला, तुम जाओ अपनी बैरकों में अपने काम पे जाओ, हमें हमारा काम करने दो। तो आप बात करके ही हटाएंगे ना। लेकिन वो बात की नौबत भी नहीं आती जब इस किस्म के उनको मिल जाते हैं लोग। बहरहाल ये उसकी राय थी और मैंने आपके सामने रख ली। बात तो लॉजिकल लगती है। अब नादरीन, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये टर्नआउट जो है आज़ाद कश्मीर का, ये इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है ये समझ ही नहीं आती। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, बाकी आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने बाइकआउट किया और वो वोट नहीं डालना चाहते। लेकिन इसके बावजूद जनाब फॉर्म 47 जारी हुए और उसके मुताबिक नून लीग को जितवाया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को लगता क्या है, ये जो वहाँ इस वक्त सेक्टर कमांडर है या जो पूरा एक ऑपरेटर्स काम कर रहा है एजेंसियों का, या आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह लें, उनके दिमाग में ये है कि जैसे ही आज़ाद कश्मीर में एक नई हुकूमत बन जाएगी तो मामला टल जाएगा, लंबे अरसे के लिए टल जाएगा और हम आज़ाद कश्मीर पे अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लेंगे और मजबूत कर लेंगे। उन्हें यह लगता है। लेकिन क्या यह हो सकता है? इसका जवाब है, यह नहीं हो सकता। वो क्यों? 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यह समझती थी कि अगर एक मरतबा ये इलेक्शन हो गए और इनके नताइज आ गए और फिर एक नई हुकूमत बन गई तो फिर मामला हल हो जाएगा, फिर चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि अब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा माउथ पीस है, जो सबसे बड़ा उनका तोता है, वो खुद बोल रहा है, मोहसिन नकवी, कि जनाब निज़ाम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है। कोलैप्सिए बेचारे जो हैं, कोलैप्सिए वो लोग हैं जिनको निज़ाम बनाकर दिया गया था, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तजर्बाकार सारे जो कहते थे हम बहुत तजर्बाकार हैं, पाकिस्तान को ज़मीन से आसमान पर ले जाएंगे, यहाँ से ये मुल्क ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। हमने जनाब उड़ान पाकिस्तान लेकर आ गए, SIFC लेकर आ गए, बहुत सारा कुछ।
तो ये जितने भी लोग थे जो बड़े बड़े दावे करते थे, ये सारे कोलैप्सिए हैं। ये पाकिस्तान के कोलैप्स करने में या निज़ाम के कोलैप्स करने में इन्होंने अपना पूरा रोल प्ले किया। निज़ाम तो चल ही नहीं रहा ना। निज़ाम खड़ा हुआ किस चीज़ पे, उसकी बुनियाद किस चीज़ पे? एक जाली इलेक्शन के ऊपर, एक 2 नंबर इलेक्शन के ऊपर, एक ऐसे आर्मी चीफ के ऊपर जिसके पास इस्तिस्ना भी है और एक्सटेंशन भी है। और ये शरीयत के लिहाज से या आइन के नुक्ता नज़र से ये दोनों चीज़ें गलत हैं। एक जाली अदलिया के ऊपर निज़ाम खड़ा किया गया, एक ऐसी अदलिया के ऊपर जिसका पहले वजूद ही नहीं था। आपने जाली असेंबली बनाई, उससे जाली तरामीम की, आपने आइन के अंदर डाका मारा और आपने नई अदालतें बना ली अपनी मर्जी की। तो पूरा निज़ाम ही एक गलत बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जब आप बुनियाद गलत डालेंगे ना तो इमारत पूरी की पूरी कोलैप्स करेगी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में गलत बुनियाद रख दी गई है। ये निज़ाम चलना नहीं है वहाँ पे। जो कोलैप्सियों का तजर्बा पाकिस्तान में हुआ ना, वही आज़ाद कश्मीर में भी होगा। ये आप लिख के महफूज करके अपने पास रख लें, वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, नून लीग के लोग जो है ना वो तारीफ़ें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो मरियम औरंगज़ेब की एक वीडियो आई मेरे पास, मैं वो देख रहा था। मरियम औरंगज़ेब आप जानते हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मरियम नवाज़ की बहुत ख़ास है। तो मरियम नवाज़ पाक फ़ौज के नारे लगाना शुरू हो गई इस सारे माहौल में। अब आप ज़रा सोचें कि इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट किया हुआ है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसके साथ सारा आज़ाद कश्मीर बड़ी तादाद में खड़ा है, उसने भी बाइकआउट किया हुआ है और वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है इलेक्शन जीतने के बाद। फ़ौज को ये बात सोचनी चाहिए बतौर इदारा कि आसिम मुनीर की कार्रवाइयों की वजह से ये फ़ौज अब ऐसा लगना शुरू हो गया है सिर्फ नून लीग की फ़ौज है। ये जमात इस्लामी की नहीं है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये ANP की नहीं है, ये MQM की नहीं है। MQM तो खुद फ़ौज की है, यानी वो तो हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, कुछ और जमातें भी। तो ये क्या फ़ौज सिर्फ पंजाब की एक GT रोड की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है नून लीग? तो फ़ौज उन्होंने ख़रीद ली है या कब्जा कर लिया उन्होंने फ़ौज के ऊपर। वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है। भाई तुम नवाज शरीफ का नारा लगाओ, अपना बयानिया फैलाओ, यानी पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा आप क्यों नहीं लगाते? वो भी तो एक इदारा है ना। वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा है पाक फ़ौज, आप उसके नारे क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन में उनका क्या किरदार है? तो सादी बात यह है कि जहां से इनको वोट पड़ता है ना, ये वही नारे लगाते हैं। जो अवाम का वोट देते हैं वो अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से सेलेक्ट होकर आते हैं वो फिर वही नारे लगाते हैं जो वो चाहते हैं। इसमें मैं फौज के लिए कोई बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह फौज मुतनाज़े होती है। इस तरह के तनाज़ात से इदारों को अपने आप को बाहर रखना चाहिए। मजीद मुतनाज़े और गंदे होते चले जाएंगे और ये लोग आपको गंदा करेंगे। याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा आपने झलक आजकल में आपने देखी। 28वीं आईनी तरमीम में आसिम मुनीर साहब कुछ बहुत सारी नई चीज़ें करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों। तो इसके लिए आपने देखा पहले फजलुर रहमान लॉन्च हुए, फिर फजलुर रहमान पे कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। कोशिश की गई मुकदमा हो जाए लेकिन नहीं हुआ। आप खातिर जमा रखें, जितना मर्जी इख्तलाफ कर दें, ये आपस में इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। और कभी ऐसी लड़ाई नहीं करेंगे जिससे किसी तीसरे को फ़ायदा होगा। देखिए, इसमें ख्वाजा आसिफ की बेबसी का आप अंदाज़ा करें। ये स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग ख्वाजा आसिफ का। वो एक प्रोग्राम में कहते हैं कि मोहसिन नकवी ताकतवर तरीन वजीर हैं। शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम था। कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाबदेह नहीं होते मोहसिन नकवी, इतने ताकतवर वजीर हैं। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार उन्हें देखा है, पार्लियामेंट में 7-8 बार आए होंगे। अगर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। कैसी बेबसी का इजहार कर रहा है वजीर दिफा आपका। अच्छा, ये वजीर दिफा है, इसके अंडर में एक सेक्रेटरी दिफा है और उसके अंडर में एक आर्मी चीफ है। आप अंदाजा करें कि वो आर्मी चीफ का जो अजीज है वो वजीर दिफा का जो बॉस है उसका बॉस बना हुआ है, यानी वजीर आजम से भी तगड़ा है। तो यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला निजाम चल रहा है। ये मुल्क किसी किताब के साथ, किसी उसूल के साथ, किसी ज़ाब्ते के साथ, किसी आइन के साथ ये नहीं चल रहा, किसी कायदे कानून के साथ नहीं चल रहा, ये डंडे के साथ चल रहा है। जिसके बाद डंडा है, पैसा है, इख्तियार है, उसकी मर्जी है। वो देखा ना आपने, जज के बच्चे ने, जज आसिफ, उसके बच्चे ने 2 लड़कियों को गाड़ी के नीचे देकर मारा, कत्ल किया। 2 लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को गाड़ी के नीचे देकर मारा। गाड़ी भी इलीगल, नॉन कस्टम, लाइसेंस भी नहीं उसके पास, और वो माइनर था, उसने जाकर मारा। उसके बाप पे पर्चा होता, उसके बाप को इस्तीफा देना पड़ता। ये सारा कुछ होना चाहिए था। हुआ क्या? वो बच्चा 3-4 दिन में अपने घर चला गया
और वो खून भी माफ हो गया, एजेंसियां पड़ गई, सारे आ गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब मिले। अब वो जज कभी भी इंसाफ कर सकेगा? जब कभी एक कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से फोन जाएगा तो जज वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। अब इमरान खान साहब ना कुछ बातें ऐसी कर गए हैं जो एग्जैक्टली वही हम पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं और लगातार होता हुआ देख रहे हैं। जो इमरान खान के स्टेटमेंट है ना, वो एक एक करके सारे सच साबित हो रहे हैं। जर्नैलों के बारे में इमरान खान ने एक बात की थी, ये सिस्टम कोलैप्स इसलिए कर गया कि इसको जर्नैलों ने बनाया था। उनके दिमाग लड़ने के लिए ट्रेंड है, हमला करने के लिए ट्रेंड है, या हमला रोकने के लिए ट्रेंड है। वो मुल्क चलाने के लिए ट्रेंड ही नहीं है उनके दिमाग, उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। वो हर वक्त मारो, मर जाओ, कत्ल करो, ये वो इसी मोड में रहते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में जंगों में एंगेज रहना चाहिए, लड़ाई में एंगेज रहना चाहिए, इन चक्रों में नहीं आना चाहिए। इमरान खान ने क्या कहा था सुने, उन्होंने कहा कसूर जर्नैलों का भी नहीं है, बल्कि ये इदारे की तरबियत है। इनके पास मुल्क चलाने का विजन ही नहीं है, इनकी तरबियत ही नहीं है बहस करने की, इज्तिहाद करने की, इख्तिलाफ राय की। चर्चिल ने कहा था कि जर्नैल का काम जंग लड़ना है, फैसला सादी की सलाहियत उनके पास होती ही नहीं है। कायद आज़म ने भी यही कहा था कि तुम्हारा काम जो है वो पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, तुम सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद करोगे। फिर इमरान खान ने कहा कि इन जर्नैलों को बस ऐसा टारगेट देना चाहिए जैसे जाओ पहाड़ पर चढ़ाई करके फतह कर लो, बस आप इनको बताएं इधर चढ़ जाओ भाई, जाओ। जब इनको मुल्क चलाने का कहोगे तो मुल्क नहीं चलेगा, ये इमरान खान ने कहा था। और आज मोहसिन नकवी जो सबसे बड़े जर्नैल का माउथ पीस है, वो ये कहता है कि इमरान खान ने ठीक कहा था, जर्नैल एक मरतबा फिर मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुके हैं, वो कामयाब नहीं हुए। अब नाज़रीन इस बात पे आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मेरे से एक सवाल भी किया, कुछ लोग यहाँ पे सवालात पूछते भी हैं कि जी क्या इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए कि कश्मीरी निकले हुए हैं, मोमेंटम बना हुआ है, निज़ाम कोलैप्स कर गया। तो मेरा जवाब सीधा सीधा ये है कि पीटीआई को जो करना ना वो खुद ही करना पड़ेगा। जो लड़ाई है वो अपने बलबूते पे लड़नी पड़ेगी, वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये लड़ाई उन्हें अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा बोल्ड ऐलान किया है कि जो आखिरी आदमी होगा वहां पे वो मैं होऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा था जो पहला आदमी होगा वो मैं होऊंगा, कि अगर पहली गोली मैं खाऊंगा। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर वहां पे कभी हालात बहुत ख़राब हो गए और जो आखिर तक खड़ा रहा तो वो मैं खड़ा रहूंगा। अब ये तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, और वक्त साबित करेगा, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी आपकी फिर जिम्मेदारी भी होती है। अलीमा खानम ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए सुनाऊंगा कि पहले आप अलीमा खानम का सुने, फिर आप जिब्रान इलियास का सुने। इन दोनों के जो स्टेटमेंट है ना, वो एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि वो सिपाहियों को ये बता रहे हैं कि आपने गोली नहीं चलानी, और गोली आपने क्यों नहीं चलानी। यानी अब वो डायरेक्टली फौज के साथ, इदारों के साथ या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुखातिब है। लेकिन अलीमा खानम कह रही है कि अब ना आपने गोलियां खानी है और ना किसी